हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट 4 फैब्रिक एंड अपैरल को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर 12 के पार्ट 3 यानी फैशन डिजाइन और व्यापार वाले पार्ट का तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट हम आज करने जा रहे हैं। इसमें हम फैशन व्यापार में अन्य संकल्पनाएं और आवश्यकताएं जिनको हमें समझने की जरूरत है उसके बारे में करेंगे, यानी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन फैशन मर्चेंडाइजिंग। हमने अभी तक पढ़ा कि फैशन उद्योग में व्यापार 3 स्तरों पर होता है। अब किसी भी व्यापार के लिए हमें एक बाजार या मार्केट की जरूरत होती है। तो मार्केट क्या है? एक लक्षित बाजार। इसे उपभोक्ता की उस श्रेणी के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसे व्यापारी अपने उत्पाद बेचने के लिए लक्षित करता है। यह आवश्यक है कि लक्षित बाजार को समझा जाए, क्योंकि यह विक्रय विभाग को उन उपभोक्ताओं पर केंद्रित करने में सहयोग देगा जिनके द्वारा सामान खरीदने की संभावना अधिक होगी और साथ ही विपणन या विक्रय पर हुए व्यय का अधिकतम लाभ मिलेगा। इसका मतलब टारगेट मार्केट क्या है? इट कैन बी डिफाइंड एज अ कैटेगरी ऑफ कंज्यूमर्स वन इज टारगेटिंग फॉर सेलिंग द प्रोडक्ट। यानी हमारे बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, बट इसमें से हमारा जो प्रोडक्ट है वो किसको टारगेट कर रहा है? वो सभी की नीड्स को फुलफिल नहीं करेगा। हमने एक लक्षित समूह के लिए बनाया है, उसको जानना बहुत आवश्यक हो जाता है। यह बाजार विभाजन द्वारा यानी मार्केट सेगमेंटेशन द्वारा किया जाता है। अब मार्केट सेगमेंटेशन क्या है? मार्केट सेगमेंटेशन या बाजार विभाजन एक ऐसी नीति है जो बड़े बाजार को उपभोक्ताओं के ऐसे उपसमूहों में बांटती है जिनकी आवश्यकताएं और सामान की उपयोगिताएं तथा बाजार में उपलब्ध सेवाएं सर्वसामान्य होती हैं। That means market segmentation is a strategy that involves dividing a larger market into subsets of consumers who have common needs and applications for the goods and services offered in the market. तो किसी भी मार्केट को छोटे छोटे समूहों में हम बांट देते हैं और उसको टारगेट करते हैं। सेगमेंटेशन करने के बाद एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट इस पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए सूटेबल है, दूसरा प्रोडक्ट इस सेगमेंट के लिए सूटेबल है। इस तरह से मार्केट का विभाजन होता है। बाजार को विभिन्न प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। तो हम मेन बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन अगर देखें तो यहाँ पर हम 4 मेन बेसिस ऑफ सेगमेंटेशन पढ़ेंगे। पहला है हमारा डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन यानी जनांकीय विभाजीकरण। यह समूहन मुख्य रूप से जनसंख्या, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन, शिक्षा और आय पर आधारित होता है। तो डेमोग्राफिक रूप से अगर हम सेगमेंटेशन करें तो हमारी एज वाइज यानी बच्चों के लिए टारगेट ग्रुप अलग है, बच्चों का एडोलेसेंट्स का टारगेट ग्रुप अलग है। इस तरह से सेगमेंटेशन कर सकते हैं। या हमारी सेगमेंटेशन फीमेल्स और मेल जेंडर के अनुसार होती है। व्यवसाय, ऑक्यूपेशन, फ्राइडे ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट आया था। ऑक्यूपेशन रिलेटेड व्यवसाय, एग्जीक्यूटिव वेयर का कॉन्सेप्ट है, कैजुअल ड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है। तो ये व्यवसाय के लिए, शिक्षा संबंधी और इनकम, ये सब डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में आते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन है ज्योग्राफिकल सेगमेंटेशन। ज्योग्राफिक सेगमेंटेशन यानी भौगोलिक विभाजीकरण मुख्य रूप से नगरों, राज्यों और क्षेत्रों पर आधारित समूहन है। विभिन्न स्थानों की जलवायु परिवर्तनशील हो सकती है और यह व्यापार के विकल्पों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से कपड़ों का चयन जलवायु पर निर्भर करता है। तो ठंडे प्रदेश, गर्म प्रदेश, ह्यूमिडिटी वाले प्रदेश, इन सब में अलग अलग प्रकार के
प्रोडक्ट्स सेल किए जाते हैं। थर्ड टाइप ऑफ सेगमेंटेशन है मनोवृत्ति परक विभाजीकरण यानी साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। यह समूहन सामाजिक गतिविधियों, अभिरुचियों, मनोविनोद संबंधी कार्यों, आवश्यकताओं और अपेक्षाओं पर आधारित है। समान जीवन शैलियों वाले लोग लक्षित बाजार समूह बना सकते हैं, यानी एक जैसे सोच विचार वाले लोग, एक जैसे लाइफस्टाइल को फॉलो करने वाले लोग, एक जैसे समाज में रहने वाले लोग, एक जैसे इंटरेस्ट्स वाले लोग एक टाइप की सेगमेंट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स हैं, उनको क्या अच्छा लगता है, या हाई इनकम ग्रुप है, बिजनेस फैमिलीज हैं, तो वो अलग सेगमेंट बन जाता है। तो इस तरह से मनोवृत्ति यानी उनकी थिंकिंग से रिलेटेड साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन बनाई जाती है। फोर्थ टाइप ऑफ सेगमेंटेशन मार्केट की होती है व्यवहारगत विभाजीकरण यानी बिहेवियरल सेगमेंटेशन। अब इस सेगमेंटेशन में विशिष्ट उत्पादों या सेवाओं की राय पर आधारित समूहन है। कई बार उत्पादों और सेवाओं के उपयोग का मूल्यांकन किया जाता है। सेवा या उत्पाद में सुधार के लिए मदद से उसे दूसरे से अलग बनाते हैं। तो कैसा बिहेवियर है, कस्टमर्स जो कॉम्पिटिटिव एज चाहते हैं या कस्टमर्स किस तरह से, तो ये अलग अलग टाइप के बिहेवियर शो करने वाले लोगों को अलग अलग मार्केट के सेगमेंटेशन में रखा जाता है। जैसे कुछ लोग रेडी टू बाय हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, कुछ का लॉयल्टी स्टेटस होता है, जी हम तो यहीं से शॉपिंग कर सकते हैं, इसी ब्रांड की चीज हम खरीदेंगे। तो इस तरह से जैसा मार्केट में लोग जिस प्रकार से आते हैं उस टाइप के लोगों को सोचा जाता है, समझा जाता है, देखा जाता है और फिर उसी प्रकार की मार्केट सेगमेंटेशन के अकॉर्डिंगली जो प्रोडक्ट्स हैं उस मार्केट में लाए जाते हैं। अब हम आते हैं मर्चेंडाइजिंग राइट्स यानी उत्तम व्यापार के लिए वांछित बिंदु पर। एक व्यापारी के रूप में व्यक्ति को उपभोक्ताओं की उत्पाद संबंधी अपेक्षाओं और आवश्यकताओं को समझना जरूरी है। उसे यह समझने का प्रयास भी करना चाहिए कि वह क्या चीज या सोच है जो एक उपभोक्ता को खरीदारी के लिए प्रोत्साहित करती है। तो इसके लिए जो है उत्तम व्यापार के लिए कुछ मेन चीजें हैं। पहला है सही व्यापार यानी राइट मर्चेंडाइज। फुटकर व्यापारी को अपनी दुकान की शेल्फ को उस सामान से भरा रखना चाहिए जिनकी ग्राहकों को जरूरत बनी रहती है। तो मर्चेंडाइज अगर हम सही रखेंगे, जिन चीजों की मैक्सिमम डिमांड है शेल्फ पे वही होगी, तो ऑटोमेटिकली वो चीज बिकेगी। नेक्स्ट है सही स्थान पर यानी एट द राइट प्लेस। व्यापार की सफलता में काफी हद तक उसके स्थान पर निर्भर करती है। कोई भी व्यापार तभी सफल हो सकता है जब ग्राहक वहां तक पहुंच सके। ग्राहक की रीच में होनी चाहिए वो जगह जहां सामान बिक रहा है। नेक्स्ट सही समय पर यानी एट द राइट टाइम। अधिकांश व्यापारिक सामग्री मौसम के अनुरूप होती है। जब किसी मौसमी वस्तु की आवश्यकता होती है तब वह आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। आप देखते हैं एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट में भी हमारी इंडस्ट्री में कितनी सारी मौसमी रिलेटेड एड्स आती हैं। गर्मियां शुरू हुई, आपकी जूसेस, रूह अफ़ज़ा, इन सब चीज़ों की एड्स आनी शुरू हो जाती। ऐसे ही हमारी फैब्रिक अपैरल, सर्दियों के कपड़े, सर्दी आनी शुरू हो गई और इस तरह से हमें सही समय पर सही चीज़ मिलनी शुरू हो जाती है, तो हम उसे आसानी से खरीद सकते हैं। तो मर्चेंडाइज जो है वो वही रखना चाहिए दुकान पर जो उस समय के लिए अप्रोप्रिएट हो। नेक्स्ट है सही मात्रा में, इन द राइट क्वांटिटी। इसका मतलब है कुछ जो टोटल बिक्री है, कुल बिक्री है और बिकने के लिए उपलब्ध माल है, उसकी मात्रा के बीच उपयुक्त संतुलन होना चाहिए। अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में डिमांड ज्यादा है तो माल भी ज्यादा होना चाहिए ताकि डिमांड को फुलफिल कर सके। नेक्स्ट सही मूल्य यानी
राइट प्राइस, व्यापारी को उत्पादों का मूल्य ऐसा रखना चाहिए ताकि वह भी स्पर्धा में रहकर, कंपटीशन में रहकर लाभ कमा सके और ग्राहक को भी उत्पाद का मूल्य न्याय संगत अर्थात उचित लगे। नेक्स्ट, सही संवर्धन यानी विद राइट प्रमोशन। उत्पाद का प्रचार, तो उत्पाद के प्रचार के लिए किया गया निवेश और प्रचार के कारण आकर्षित ग्राहकों की संख्या के बीच सही संतुलन बना रहना चाहिए। अर्थात व्यापारी जितनी राशि प्रचार पर खर्च करते हैं उसके अनुपात में उनका सामान भी बिकना चाहिए। तो बिल्कुल अप्रोप्रिएट प्रमोशन भी होनी चाहिए और प्रमोशन के फलस्वरूप सामान को बिकना भी चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी फैशन रिटेल ऑर्गेनाइजेशन यानी फैशन के खुदरा संगठन की। किसी भी व्यापारिक इकाई का संगठनात्मक ढांचा ही उसमें कार्य कर रहे लोगों की शक्ति या अथॉरिटी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को स्पष्ट रूप से समझा सकता है। व्यापार के आकार और लक्षित बाजार यानी टारगेट मार्केट्स के अनुरूप संगठन प्रणाली 3 प्रकार की हो सकती है जो हम इस स्लाइड पे देख रहे हैं। पहला प्रकार है हमारा छोटा एकल या इकाई स्टोर यानी स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर। ये पड़ोस की या कोई भी स्थानीय दुकान की तरह होता है। इस प्रकार के स्टोर किसी एक व्यक्ति या उसके परिवार द्वारा संचालित किए जाते हैं। इनके संभावित उपभोक्ता भी इनके आसपास के घरों में रहने वाले लोग हो सकते हैं। जैसे कोई भी आपकी लोकेलिटी में किसी ने छोटा सा बुटीक खोल रखा है तो ये एक स्मॉल सिंगल यूनिट स्टोर है जो एक फैमिली ने खोल लिया है अपने इंटरेस्ट और वही देखते हैं। सेकंड कैटेगरी है, सेकंड टाइप का खुदरा व्यापार है जो है हमारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं यानी विभागीय स्टोर हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स छोटे एकल स्टोरों की अपेक्षा काफी बड़े होते हैं और यहाँ हर प्रकार के उत्पाद के लिए अलग अलग सेक्शंस होते हैं, जैसे कि कपड़े, खिलौने, दवाइयाँ हो गई, सौंदर्य उत्पाद हो गए, मसाले हो गए, इनके सबके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। फ्रेश डिपार्टमेंट, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग हो गया, दूसरे डिपार्टमेंट्स अलग, जैसे आप मॉल्स में जाते हैं या डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं तो सब सेक्शंस अलग अलग यहाँ पर नजर आते हैं। इस प्रकार के स्टोर भी अक्सर किसी व्यक्ति, परिवार या इवन साझेदारी द्वारा भी संचालित किए जा सकते हैं, परंतु इनके संभावित उपभोक्ता आसपास के रिहायशी इलाकों के ही लोग होते हैं। थर्ड कैटेगरी है हमारी स्टोर श्रृंखला यानी चेन ऑफ स्टोर्स। स्टोर श्रृंखला का तात्पर्य है अलग अलग क्षेत्रों में खुली ऐसी फुटकर दुकानें या रिटेल शॉप्स के समूह जिनका एक ही ब्रांड और एक ही सेंट्रल कंट्रोल यानी केंद्रीय प्रबंधन होता है। इसके अतिरिक्त इनकी मानकीकृत व्यावसायिक विधियां और पद्धतियां भी एक जैसी होती हैं। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस ये फॉलो करते हैं, रेट्स होते हैं इनके, वो सब बिल्कुल सिमिलर होते हैं। इस प्रकार की स्टोर श्रृंखला का संचालन अधिकतर किसी कंपनी द्वारा किया जाता है और इनके संभावित खरीदार इन स्टोरों के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग होते हैं। जैसे आप रिलायंस फ्रेश हो गया, विशाल मेगा मार्ट, लाइफस्टाइल, तो इस तरह के जो चेन ऑफ स्टोर्स हैं इनकी बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती हैं। हर लोकेलिटी में एक स्टोर है, दूसरी किसी लोकेलिटी में दूसरा स्टोर है, तो उस पर्टिकुलर लोकेलिटी के लोग उस पर्टिकुलर स्टोर में जाते हैं। अब हम समझेंगे मेजर डिपार्टमेंट्स ऑफ अ स्टोर के बारे में, यानी किसी भी स्टोर के कौन कौन से प्रमुख विभाग होते हैं। पहला विभाग है हमारा व्यापारिक प्रभाग या मर्चेंडाइजिंग डिपार्टमेंट। इस विभाग का मुख्य कार्य सभी प्रकार की खरीद करना, व्यापारिक योजनाएं बनाना, नियंत्रण करना, उत्पादों की बिक्री और फैशन समन्वय बनाए रखना होता है। दूसरा विभाग हो गया हमारा विक्रय और संवर्धन प्रभाग यानी सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट। किसी भी स्टोर में सेल्स एंड प्रमोशन डिपार्टमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस विभाग का मुख्य कार्य है बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से विज्ञापन देना,
दृश्य व्यापार यानी विजुअल मर्चेंडाइजिंग पे ध्यान देना, विशेष कार्यक्रम आयोजित करना, स्टोर का प्रचार करना और जनसंपर्क बनाए रखना। आपने कई बार कई दुकानों के बाहर जोकर्स बने देखे होंगे और वो लीफलेट्स बांटते रहते हैं, आओ हमारी शॉप में आए और खरीदारी कीजिए। तो ये एक तरीके का इनका सेल्स टैक्टिक्स होती हैं, प्रमोशन का तरीका होता है। थर्ड है वित्त और नियंत्रण प्रभाग यानी फाइनेंस एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट। सभी प्रकार का लेन देन जैसे कि बिलों का भुगतान करना, कर्मचारियों को वेतन देना, बिक्री और स्टॉक का लेखा जोखा करना, वो सारा फाइनेंस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी होता है। फोर्थ है हमारा प्रचलन प्रभाग यानी ऑपरेशनल डिपार्टमेंट। स्टोर के अंदर अलग अलग प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराना और उन सुविधाओं की देखरेख करना, माल का भंडार करना, स्टोर की सामग्री की सुरक्षा करना, देखभाल करना, ये सब ऑपरेशनल डिपार्टमेंट के लोगों का कार्य होता है। और लास्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट जो है हमारा कार्मिक और शाखा स्टोर प्रभाग यानी पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर। ये जो है हमारा डिपार्टमेंट, यह विभाग तब अस्तित्व में आता है यदि स्टोर प्रचालन बहुत बड़े स्तर पर हो या स्टोर की कई शाखाएं हो जहां बहुत से लोग अलग अलग विभाग में कार्य कर रहे हों, तब ये डिपार्टमेंट पर्सनल एंड ब्रांच स्टोर का कार्य में आता है। अब हम पढ़ेंगे बेटा, चैप्टर में बहुत सारी चीजें हमने पढ़ी हैं। अब हम पढ़ेंगे कि ये सारी चीजें हमें कैसे हमारी जीविका के लिए तैयार कराती हैं, यानी हम अपने एक करियर के लिए कैसे आगे बढ़ सकते हैं इस पर्टिकुलर फील्ड में। क्योंकि फैशन डिजाइन के क्षेत्र में जीविका के अवसर शैली के साथ व्यापारिक समझ पर भी काफी हद तक निर्भर करते हैं, इसलिए केवल फैशन की समझ होने से इस क्षेत्र में सफल नहीं हुआ जा सकता। फैशन के क्षेत्र में कार्यरत और सफल होने के लिए व्यक्ति, डिजाइनर या व्यापारी में 3 मुख्य प्राथमिक कौशलों का होना यानी प्राइमरी कैपेबिलिटीज का होना जरूरी है। तो ये जो 3 मुख्य प्राथमिक कौशल हैं वो है हमारी, पहली है फोरकास्टिंग एबिलिटीज यानी पूर्वानुमान योग्यता। किसी भी फैशन ट्रेंड के संबंध में सही फोरकास्ट लगाने की योग्यता इस क्षेत्र में करियर बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इसके लिए व्यक्ति को भूतकाल और वर्तमान में प्रचलित फैशन पद्धतियों के विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त उसे इस बात का भी ज्ञान होना चाहिए कि कैसे किसी वस्तु का प्रचार या मार्केटिंग की जा सकती है, कैसे फैशन प्रवृत्तियों को प्रभावित किया जा सकता है। इन सब के अतिरिक्त व्यक्ति में भविष्य में प्रचलित होने वाले संभावित फैशन प्रवृत्तियों के बारे में पहले से तैयार रहने की क्षमता भी होनी चाहिए, ताकि वह उपयुक्त समय पर अधिक लाभ कमा सके। दूसरी कैपेबिलिटी या एबिलिटी जो है वो है हमारी एनालिटिकल एबिलिटीज यानी विश्लेषणात्मक योग्यता। फैशन के क्षेत्र में जीविका कमाने या व्यापार करने के इच्छुक व्यक्ति में व्यापार से संबंधित सभी पहलुओं का विश्लेषण करने की योग्यता जरूरी है। उसे केवल एक पहलू का ध्यान में रखकर कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए, जैसे कि किसी भी उत्पाद की बिक्री बढ़ाने के उद्देश्य से किए जाने वाले प्रचार पर कितना खर्च करना है और क्या कंपनी यह खर्च उठा पाने में सक्षम है। ऐसे हर पहलू को ध्यान में रखना चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को संगठन की आर्थिक दशा का भी ज्ञान होना चाहिए। व्यक्ति को इस बात का भी विश्लेषण करने की योग्य होना चाहिए कि वह किस प्रकार किसी फैशन को उपभोक्ताओं के बजट के अनुरूप ला सकता है। तीसरी योग्यता की हम बात करें वो है हमारी संप्रेषण योग्यता यानी कम्युनिकेशन एबिलिटी। अच्छी संप्रेषण कौशल इस क्षेत्र में कार्यरत होने के लिए प्रभावशाली होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन एबिलिटी है वो बहुत प्रभावशाली हो। व्यक्ति में उत्पादकों से मोलभाव करने की योग्यता होनी चाहिए
ताकि वह उनका उत्पाद आम लोगों तक न्याय संगत मूल्य में पहुंचा सके। इसके लिए वे अक्सर आकर्षक विज्ञापनों और समाचार पत्रों में भी विज्ञप्तियां भेजते हैं और यहाँ तक कि उपभोक्ताओं को व्यक्तिगत रूप से भी पत्र भी लिखते हैं। इन सब कार्यों के लिए अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत आवश्यक है। ये वाली सारी प्राथमिक कौशलों के अतिरिक्त कुछ शैक्षिक योग्यताएं भी इस फील्ड के लिए अनिवार्य हैं। जैसे हर फील्ड में बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस जो हमें चाहिए वो होती ही हैं। तो आमतौर पर फैशन डिजाइनरों को फैशन डिजाइन से संबंधित एसोसिएट या स्नातक उपाधि प्राप्त करने की आवश्यकता होती है। हालांकि कुछ फैशन डिजाइनर फैशन डिजाइन में डिग्री के साथ साथ व्यापारिक विषयों जैसे कि व्यापार और विपणन इत्यादि की डिग्री भी ले लेते हैं। ऐसा विशेषकर वही डिजाइनर करते हैं जो स्वयं का खुद का व्यापार या दुकान खोलना चाहते हैं। अब आजकल फैशन डिजाइन या व्यापार में अनेक प्रकार के डिग्री कार्यक्रम उपलब्ध हैं। डिग्री के अलावा इनके अतिरिक्त इस क्षेत्र में सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, एसोसिएट्स और बैचलर्स डिग्रीज भी अर्जित कर सकते हैं। फैशन व्यापार में प्रमाण पत्र या डिप्लोमा डिग्री कार्यक्रम सामान्यतः 6 मंथ से लेकर 1 साल में पूरा हो जाता है। उसके अलावा फैशन डिजाइन और फैशन व्यापार में स्नातक उपाधि जो 4 इयर्स जो डिग्री कोर्स है वो कार्यक्रम भी हैं, जिनमें फैशन और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के साथ सहज कलाओं और आवश्यकता अनुसार पर्याप्त मात्रा में जोड़ देते हैं। तो ये सभी चीजें हैं, ये सभी शैक्षिक योग्यताएं, बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहां आपके सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्सेज और बहुत कॉलेजेस भी हैं जहां पर हम इनकी बैचलर डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। अब हम आते हैं कार्य क्षेत्र या स्कोप। अधिकतर लोग आय के अनेकों लाभप्रद अवसरों की उपलब्धता के कारण फैशन उद्योग में अपनी जीविका पाने की कोशिश करते हैं। इसके अतिरिक्त स्वयं के बलबूते पर सफलता प्राप्त करने की चाह और अधिक हमें प्रोत्साहित कर सकती है। यही कारण है कि लगभग 1/3 व्यावसायिक फैशन डिजाइनर सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, खुद का काम करते हैं, किसी के अंडर काम नहीं करते। ऑलमोस्ट 1/3 सेल्फ एम्प्लॉयड डिजाइनर्स हैं हमारी इंडस्ट्री में। आमतौर पर फैशन डिजाइनरों में स्वाभाविक कलात्मक रचनात्मक गुण होते हैं और वे अपनी इन्हीं गुणों का उपयोग करके बहुत सुंदर सुंदर डिजाइनों और संकल्पनाओं की रचना करते हैं। डिजाइनर अपनी प्रतिभा को किसी भी विशेष क्षेत्र पर केंद्रित कर सकते हैं। वर्तमान में एट प्रेजेंट अगर हम फैशन डिजाइन के क्षेत्र में बात करें तो जीविकाओं के इतने सारे अवसर उपलब्ध हैं और कॉमन आपको बताएं तो कुछ लोकप्रिय फैशन डिजाइन जीविकाएं जो हैं 4 आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। विजुअल मर्चेंडाइज डिजाइनर्स, विजुअल मर्चेंडाइज यानी दृश्य व्यापार डिजाइन, ये मुख्य रूप से शोकेस में प्रदर्शन, दुकानों में सामान व्यवस्था, आकर्षक प्रचार वाक्यों की रचना, कैप्शंस जो होते हैं प्रमोशन के लिए, कपड़ों को रखने की व्यवस्था, पुतलों को आकर्षक ढंग से सजाने और प्रदर्शन और विज्ञापन अभियानों के नेतृत्व करने के लिए उत्तरदायित्व होते हैं। तो जो देखने में सुंदर लगता है वो बिकता भी है, इनका यही कॉन्सेप्ट होता है। फिर आते हैं हम फैशन डिजाइनर्स पर। फैशन डिजाइनर्स के रूप में कार्य करने वाले डिजाइनर कपड़ों और परिधानों की रचना का विशिष्ट कार्य करते हैं। कुछ डिजाइनर लोकप्रिय फैशन डिजाइनरों के साथ काम करने लग जाते हैं, जबकि कई अन्य डिजाइनर्स अपना स्वयं का ही फैशन कार्य करते हैं। फिर हैं हमारे सेट डिजाइनर्स। सेट डिजाइनर्स जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, सेट डिजाइनर्स मुख्य रूप से फिल्मों, टेलीविजन के सेट्स और नाटकों के सेटों के लिए डिजाइनों की रचना करते हैं। जो बैकड्रॉप आप देखते हैं, सेट्स बने होते हैं बड़े बड़े, तो प्रत्येक परियोजना के लिए एक सेट का डिजाइन होता है और उसके लिए शैलियां और डिजाइन निर्देशक की आवश्यकता अनुसार होते हैं। कई सेट डिजाइनर विभिन्न प्रकार की प्रदर्शनियों, कार्यक्रमों और संग्रहालयों के लिए भी डिजाइन तैयार करते हैं। कैसा लेआउट होना चाहिए, कहाँ कौन सी चीज रखी होनी चाहिए, कोई शोज होते हैं उनकी स्टेज की डेकोरेशन, स्टेज का सेटअप करना, वो सब सेट डिजाइनर्स का कार्य होता है। और हम फिर आते हैं आंतरिक या इंटीरियर डिजाइनर्स पे।
ये भी बहुत ही कॉमन फील्ड है फैशन डिज़ाइन की। आंतरिक डिज़ाइनरों का प्रमुख लक्ष्य क्या है? डिज़ाइन को कार्यात्मक रूप प्रदान करना, क्योंकि किसी भी इंटीरियर में जो कार्य हो रहा है उस स्थान पर, उसके लिए कार्यात्मकता बहुत ज़रूरी है। उनका प्रमुख कार्य किसी भी विशेष स्थान या क्षेत्र को ऐसा आंतरिक रूप देना होता है जो उसकी ब्यूटिफिकेशन, सुंदरता को और बढ़ा सके, उसकी सुरक्षा और क्रियाशीलता में भी वृद्धि करता हो। तो जो इंटीरियर डिजाइनर्स हैं वो विभिन्न कार्यस्थलों पर कार्य करते हैं। रिटेल आउटलेट्स पे, घरों पे भी इंटीरियर डिजाइनर्स होते हैं, दफ्तरों को इंटीरियर डिजाइनर्स ऑफिसेस को डिजाइन करते हैं, अस्पतालों में, होटल्स में। तो बहुत ज़्यादा हम देख सकते हैं कि इस फील्ड के बाद इंटरेस्ट की बात है बेटा, स्टूडेंट्स की इंटरेस्ट की बात है। जहाँ पर इंटरेस्ट है तो फील्ड्स बहुत हैं जहाँ हम जा सकते हैं। बस हमारा एप्टीट्यूड होना चाहिए, हमारे एटीट्यूड्स होने चाहिए और हमारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए जो हमें एक अच्छा करियर प्रदान कर सकती है। थैंक यू। थैंक यू।